ओके स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमारे पास जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे किससे रिलेटेड थे। मैट्रिसेस थे, फिर उनके आगे उनके कोफैक्टर्स थे, इन्वर्सेस थे। फिर हमने मैट्रिक्स की एचलन फॉर्म, रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म के बारे में पढ़ा। किसी मैट्रिक्स के दो ऑपरेशंस क्या होते हैं ये देखा। किसी मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म में लेके जाना हो या रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में लेके जाना हो तो उसको रो ऑपरेशंस, उसके लिए रो ऑपरेशंस को अप्लाई कैसे करते हैं, इस चीज़ को डिस्कस किया। बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट स्पेशली लो ऑपरेशंस के कॉन्सेप्ट हैं, ये आगे यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट्स थे, इसीलिए इनको डिस्कस किया गया। उसके आगे अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इस सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस के आर्टिकल में हम मैट्रिसेस को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि कोई लीनियर इक्वेशन क्या होती है और किसी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन से क्या मुराद है। तो वो कहते हैं कोई भी लीनियर इक्वेशन, अ लीनियर इक्वेशन इन अननोन्स x1 to xn। अगर आप n वेरिएबल्स में एक इक्वेशन ले रहे हैं, n वेरिएबल्स में, क्योंकि अगर आप सबको हो सकता है पता हो, जब हम सिंपल 1 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं उससे मुराद होती है ax प्लस b इक्वल्स टू 0, या आप इसको लिखते हैं ax इज इक्वल्स टू b। इस फॉर्म में जो इक्वेशंस लिखी जाती हैं ये इक्वेशंस होती हैं लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। वेरिएबल से मुराद है आपने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया है x, ठीक है। और इस तरह की इक्वेशन जिसमें ये a जो है ये कोफिशिएंट होता है x का और b क्या होता है, कांस्टेंट होता है, किसी इक्वेशन को बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें x की डिग्री क्या है, 1 है। अब सिमिलरली मैं कहूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होगी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। अब देखें इसमें x की डिग्री क्या है, मैक्सिमम डिग्री x की 2 है। तो जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री 2 हो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, जिसमें x की मैक्सिमम डिग्री 1 हो या पावर 1 हो उसे लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। ये भी लीनियर इक्वेशन, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। अब यहाँ क्या है कि अगर आपके पास एक लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स हो, n वेरिएबल्स उसने x1 x2 xn, ये n वेरिएबल्स लिए, साथ उसने कोफिशिएंट्स दिए a1 a2 an और इक्वल टू रखा b के। अब इसमें हर एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर हमारे पास 1 के इक्वल है, तो ये इक्वेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन है इन n वेरिएबल्स, जिसमें a1 a2 और an क्या हैं, कोफिशिएंट्स हैं, और b क्या है, कांस्टेंट है। अब वो कहता है कि इस तरह की कोई भी इक्वेशन अगर आपके पास आ जाती है, ओके, अब ऐसे किसी इक्वेशन के सॉल्यूशन से क्या मुराद है। अब देखें हमारे पास इक्वेशन क्या है, a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस सो ऑन an xn इक्वल्स टू b। अब अगर हमारे पास ये एक इक्वेशन है तो वो कहता है कि वो वाले सारे के सारे x1 x2 xn की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, x1 x2 सो ऑन xn की वो वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें वो इसके लिए क्या होंगी, सॉल्यूशन होंगी। सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास है, यहाँ हम नीचे एग्जांपल देते हैं, हमारे पास एग्जांपल आ जाता है x प्लस 2y माइनस 3z। अब मुझे पता है कि ये क्या है, ये इसके साथ, और 1 जो है ये इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट्स हैं, और 6 क्या है, कांस्टेंट है। कोफिशिएंट्स एंड कांस्टेंट हम रियल नंबर्स से उठा रहे होते हैं। x y और z 3 वेरिएबल्स हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है। अब देखिए x y और z तीनों का की मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करने से क्या मुराद है। अब आप देखें x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ पुट करके देखें, मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ, y की जगह 2, सॉरी x की जगह 5 पुट करती हूँ, y की जगह 2 पुट करती हूँ, और z की जगह पे 1 पुट करती हूँ, तो आप देखिए मेरे पास क्या आता है, 5 प्लस 4 माइनस 3, 9 माइनस 3 इक्वल किसके आता है, 6 के। मतलब इस साइड को मैंने सॉल्व किया, मेरे पास आंसर 6 आ गया, जो कि इक्वल किसके है, 6 के। इसका मतलब है कि इक्वेशन वेरीफाई हो जाती है, ये जो है इक्वेशन सेटिस्फाई हो गई एक्स वाई जी की इन वैल्यूज़ के लिए। इसका मतलब ये क्या है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन का क्या है, वेरिएबल्स की ये जो वैल्यूज़ हैं ये इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन है। हम इस सॉल्यूशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 5 2 1। इस फॉर्म में हम वेक्टर्स को शो करते हैं
इन स्पेस, ये 3 कोऑर्डिनेट्स हैं तो हम क्या कहेंगे, वेक्टर इन स्पेस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है बिलोंगिंग टू आर क्यूब, ये सोल्यूशन है इस लीनियर इक्वेशन के लिए, जो कि लीनियर इक्वेशन क्या है, इन 3 वेरिएबल्स है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, अगर आप नोटिस करें, ये जब आप पुट करें ये एक वेक्टर लिया इन आर क्यूब, हमने ये वेक्टर उठाया इन आर क्यूब, हम चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो एक्स वाई और जी की इन वैल्यूज़ को यहाँ रिप्लेस करके देखें, 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 3, आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस 4 माइनस 9। तो ये आपके पास है 5 माइनस 9 इक्वल टू -4। अब ये -4 रिजल्ट 6 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ से क्या पता चला कि ये इन वैल्यूज़ को पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो मतलब ये जो है ये सोल्यूशन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड सॉल्यूशंस। अभी हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, अब हम देखना चाह रहे हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। जब लीनियर इक्वेशन की बात की तो वो हमने वहाँ एक इक्वेशन ली। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम सेम वेरिएबल्स में ज़्यादा इक्वेशंस कंसिडर कर लें, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस सेम वेरिएबल्स में लें, तो वो क्या होगा, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा। अब देखिए, हमने यहाँ पे x1 x2 xn n वेरिएबल्स में एक इक्वेशन कंसिडर की, a11 a12 a1n को हमने कोफिशिएंट्स लिया, b1 को हमने कांस्टेंट लिया। अब इन्हीं वेरिएबल्स में हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं, लीनियर इक्वेशन एक और ले रहे हैं, कोफिशिएंट्स चेंज कर दिए हैं, हम एक और इक्वेशन ले रहे हैं। तो ये कांस्टेंट बदल दिया है, कोफिशिएंट्स बदल दिए हैं, उन्हीं वेरिएबल्स में हमने एक और इक्वेशन ली, एंड सो ऑन। हमने टोटल m इक्वेशंस ले लिए हैं, हमने टोटल m इक्वेशंस ले लिए हैं। तो आपके पास देखें, ये टोटल m इक्वेशंस हैं, मतलब एक से ज़्यादा अगर लीनियर इक्वेशंस आप सेम वेरिएबल्स में ले रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जैसे मैं पहले आपको इसकी एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। मैंने 3 इक्वेशंस ली हैं, 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस हो जाएँ तो वो सिस्टम कहलाता है। मैंने x1 x2 x3 x4 ये 4 वेरिएबल्स दिए हैं, तीनों इक्वेशंस मैंने इन्हीं 4 वेरिएबल्स में ली हैं। ये 3 इक्वेशंस जो है ये क्या बना रही हैं, कुल टोटल जो है ना, ये चारों इक्वेशंस मिलके क्या बनाती हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। क्योंकि मैंने तीनों लीनियर इक्वेशंस ली हैं, बस इकट्ठे इनको सॉल्व करना है, तो इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब ऐसी इक्वेशंस के सोल्यूशन से क्या मुराद है, एक ऐसा सोल्यूशन कोई एक, अब देखें ये 4 वेरिएबल्स हैं, तो इसका मतलब है कि 4 1 2 3 एंड 4, मतलब 4 कोऑर्डिनेट से मुश्तमिल कोई एक वेक्टर जो होगा, 4 कोऑर्डिनेट से मुश्तमिल, मतलब किससे, R4 या फिर K4 से बिलोंग करता हुआ जो वेक्टर होगा वो इसके लिए सोल्यूशन होगा। क्योंकि ये 4 वेरिएबल से मुश्तमिल जो है वो लीनियर इक्वेशन है, तो 4 कोऑर्डिनेट्स पे मुश्तमिल कोई वेक्टर यानी कि R4 या K4 से बिलोंग करता हुआ कोई वेक्टर इसका सोल्यूशन होगा। लेकिन क्या है, जब एक लीनियर इक्वेशन थी तो हम देखते थे कि वो सिंगल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता हुआ है या नहीं। अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, यानी यहाँ 3 इक्वेशंस हैं, तो हमने देखना है कि ऐसा सोल्यूशन जो इन तीनों के लिए सोल्यूशन हो, कि हमने ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना है जिसको जब हम चेक करें तो वो इसका भी सोल्यूशन हो, इसका भी सोल्यूशन हो और इसका भी सोल्यूशन हो। तो अगर वो इन तीनों के लिए सोल्यूशन होगा तब हम कहेंगे कि वो इस सिस्टम का सोल्यूशन है। अब यहाँ देखिए वो क्या कहता है, डिटर्मिन वेदर -8 6 1 एंड 1, हमने चेक करना है कि क्या ये जो वेक्टर गिवन है क्या ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, इस सिस्टम का सोल्यूशन है। आप इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, आप -8 पहले, अगर आपके पास ये वाली रो L1 है, ये वाली रो L2 है, ये वाली रो L3 है, इक्वेशन ये इक्वेशन L1 है, ये इक्वेशन L2 है, ये इक्वेशन L3 है, तो आप पहले इस U को इस वेक्टर की जो वैल्यूज़ है ना, x1 x2 x3 x4 की प्लेस पे पुट करके देखें L1 वाली में, फिर यही वैल्यूज़ पुट करके देखें L2 में, यही वैल्यूज़ पुट करके देखें L3 में। अगर ये इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं, मतलब L1 में पुट करने से 5 जवाब दें, L2 में पुट करने से 1 जवाब दें, L3 में पुट करने से 3 जवाब दें, तो आपके पास क्या होगा, ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता हुआ सोल्यूशन मिलेगा। और जो तीनों को सेटिस्फाई करता हुआ सोल्यूशन मिलेगा वो क्या होगा, इस सिस्टम का सोल्यूशन होगा। फिर V के लिए जब आप चेक करेंगे,
सेम पैटर्न पे आप v के लिए देखेंगे कि v की वैल्यूज़ को आप L1 में पुट करें, v की वैल्यूज़ को L2 में, v की वैल्यूज़ को L3 में, तो जो सेटिस्फाई करते हुए अगर ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो सोल्यूशन है, और अगर ना करे तो नहीं है। ये आपने खुद से चेक करके देखना है, ये वाला सोल्यूशन होगा और ये वाला नहीं होगा, ये आपने खुद से चेक करके देख लेना है। ओके, उसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस का। ये कोई लीनियर इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है और नॉन होमोजीनियस कब होती है। हमने सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की जहाँ एक डेफिनेशन देखी, हम क्या देखते हैं, अगर ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं, अगर ये सारे के सारे कांस्टेंट्स b1 इक्वल b2 इक्वल सो ऑन इक्वल bm, ये सारे के सारे जो कांस्टेंट्स हैं ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएं, तो फिर ये सिस्टम होमोजेनियस होगा। और अगर ये इनमें से कोई एक भी, पूरे सिस्टम में से कोई एक कांस्टेंट भी नॉन ज़ीरो मिल जाए तो सिस्टम नॉन होमोजेनियस हो जाएगा। तो अब आपको क्या पता चला कि ये हमारे पास जो गिवन सिस्टम था, इसमें तीनों नॉन ज़ीरो थे, तो ये हमारे पास सिस्टम क्या था, नॉन होमोजेनियस था। अगर ये तीनों के तीनों ज़ीरो होते, 5, 1 और 3 तीनों की जगह पे ज़ीरो होता, तो ये सिस्टम होमोजेनियस होता। इसके बाद आ जाए, वो कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है ना, ये इसकी टाइप्स कह लें। ये कोई सिस्टम जो है कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है। कोई सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट कब होगा और इनकंसिस्टेंट कब होगा। अब सिस्टम कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। कंसिस्टेंट के कब होता है, जब किसी सिस्टम का या तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करें। ओके, और सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, जब इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। जब किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे तो वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। और जब इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस या फिर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करे तो वो सिस्टम कंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का सिंपली मतलब होता है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन कंसिस्टेंट में भी आगे नेक्स्ट दो जो हैं वो उसके हैं, अगर कंसिस्टेंट होगा तो दो केसेस हो सकते हैं। एक ये कि या तो यूनिक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होंगे। और इनकंसिस्टेंट का तो मतलब यही है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, इसके बाद एक छोटा सा ये कहते हैं ऑगमेंटेड एंड कोफिशिएंट मैट्रिसेस ऑफ अ सिस्टम। अब किसी भी सिस्टम को, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। सिस्टम ऑफ किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए, किसी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के लिए एक क्या होता है, एक होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसको शो करते हैं m से। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को शो करते हैं m से, लिख लें, ये होता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और एक होता है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को किससे शो करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a से शो करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को m से शो करते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को a से शो करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में सिर्फ कोफिशिएंट्स आते हैं, सॉरी, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कोफिशिएंट्स भी आते हैं, हर वेरिएबल के साथ वाले कोफिशिएंट्स भी आते हैं, कांस्टेंट्स भी आते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट्स आते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब अगर आप इसमें नोटिस करें, ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में इसके कोफिशिएंट्स उठा रही हूँ 1, 1, 4 एंड 3, 1, 1, 4 एंड 3 एंड कांस्टेंट 5 के इक्वल है। यहाँ मैं एक छोटी छोटी ये लगा रही हूँ इसको कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स को अलग अलग करने के लिए। 2, 3, 1 एंड -2, 2, 3, 1 एंड -2 एंड 1 इसका कांस्टेंट है। 1, 2, -5, 4, 1, 2, -5, 4 एंड 3 इसका क्या है, कांस्टेंट है। तो ये मेरे पास क्या है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इस गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैंने क्या लिखा है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखा है। इसी सिस्टम का कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, मैं इस कॉलम के अलावा बाकी सारा मैट्रिक्स देख लूँगी, वो इसका क्या बन जाएगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। इस सिस्टम के लिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ये है। अब अगर आप यहाँ से नोटिस करें तो ऑब्वियसली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमें ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन देता है, क्योंकि इसमें कांस्टेंट्स भी यहाँ शामिल होते हैं। अगर इस मैट्रिक्स को देख के हम अगेन इक्वेशंस बनाना चाहें तो हम सिंपली इधर से इक्वेशंस बना सकते हैं। x1 + x2 + 4x3 + 3x4 =
5 एंड सिमिलरली दूसरी इक्वेशंस को भी हम अगेन इक्वेशंस बना सकते हैं, मतलब हम इक्वेशंस से मैट्रिक्स लिख सकते हैं और मैट्रिक्स से इक्वेशंस लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाएं नेक्स्ट रिजल्ट पे। कोई इक्वेशन जो है लीनियर इक्वेशन, वो डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन कब होती है? कोई गिवन इक्वेशन लीनियर इक्वेशन जो है वो डीजेनरेट इक्वेशन तब होती है जब इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हों। जब किसी गिवन इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स ज़ीरो के इक्वल हों तो इक्वेशन क्या होगी? डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन होगी। अब वो कहते हैं अब इसका सल्यूशन ऐसी किसी इक्वेशन का जो कि हमारे पास डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन होगी, उसका सल्यूशन डिपेंड करता है इस बी पे। अगर ये बी भी ज़ीरो हो तो फिर इस डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस जो हैं वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर ये बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो हो तो इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये दोनों केसेस यहाँ पे लिखे हुए हैं। वो कहते हैं इफ़ बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इस डीजेनरेट इक्वेशन के लिए केसेस लिखे हुए हैं कि इस डीजेनरेट इक्वेशन में अगर बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो देन द इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन, एंड इफ़ बी इक्वल्स टू ज़ीरो देन एवरी वेक्टर u इज़ इक्वल्स टू k1 टू kn इन kn इज़ अ सॉल्यूशन। अब क्यों ऐसा उसने लिखा है क्योंकि हमें पता है कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस हमेशा n कोऑर्डिनेट्स में होंगे। अगर इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे तो हमेशा कैसे होंगे? n कोऑर्डिनेट्स में होंगे। तो n कोऑर्डिनेट्स में होंगे मतलब बिलोंग करेंगे kn से। तो उसने कहा kn से बिलोंग करने वाला हर वेक्टर इसके लिए सॉल्यूशन कब होगा? जब b इक्वल टू ज़ीरो हो। और अगर b इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, b नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है, तो फिर इस डीजेनरेट इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखें वो कहते हैं इन केस ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब देखें हमारे पास अगर किसी लीनियर इक्वेशन में सपोज़ मैं कहती हूँ कि मैं यही सिस्टम दोबारा से आपके सामने रखती हूँ, ये वाला जो सिस्टम है जो मैंने 4 वेरिएबल्स में एक सिस्टम लिया था, मैं यही सिस्टम अगेन आपके सामने रखती हूँ। मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ x1 प्लस x2 प्लस 4x3 3x4 इक्वल्स टू 5, 2x1 प्लस 3x2 प्लस x3 माइनस 2x4 इक्वल्स टू 1, x1 प्लस 2x2 माइनस 5x3 प्लस 4x4 इक्वल्स टू 3। मैंने ये सिस्टम अगेन आपके सामने रख लिया। अब मैं कहती हूँ कि इस सिस्टम के मैं ऑलरेडी आपको वहाँ पे उस एग्जांपल में आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आप चेक कर लेंगे तो आपके पास ये जो -8 6 1 एंड 1 है ये इसका सल्यूशन होगा। ठीक है। अब अगर मैं इसमें फ़िलहाल ये जो है ना ये सिस्टम जो है ये 3 क्रॉस, अब ये देखिए अगर आप नोटिस करें आपके पास इसमें 3 इक्वेशंस हैं लेकिन वेरिएबल्स क्या हैं? 4 हैं। 3 इक्वेशंस हैं, वेरिएबल्स 4 हैं। तो अगर आप नोटिस करें अभी फ़िलहाल मैं अगर इसके अंदर ये 3 इक्वेशंस हैं, मैं इसमें एक और इक्वेशन है कि एक डीजेनरेट लीनियर इक्वेशन, मैं क्या करती हूँ 0x1 0x2 प्लस 0x3 प्लस 0x4 इक्वल्स टू, मैं अगर एक डीजेनरेट इक्वेशन और भी शामिल कर लेती हूँ और यहाँ मैं इक्वल टू 6 रख लेती हूँ। अब मैंने ऊपर के रिज़ल्ट के मुताबिक इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि b नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है। अब अगर इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा मतलब कोई वेक्टर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर एक वेक्टर ऐसा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो बाकियों को सेटिस्फाई कर भी ले तो इस पूरे सिस्टम का सल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि इस पूरे सिस्टम का सल्यूशन वो वेक्टर होता है जो चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। तो अगर एक वेक्टर हमें ऐसा मिल गया है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता, वो बाकी तीनों को कर भी ले तो इस पूरे सिस्टम का एक सल्यूशन नहीं है वो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि इस इक्वेशन का कोई सल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसका मतलब है कि पूरे सिस्टम का कोई सल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई इक्वेशन सपोज मैं यहाँ पर अगर ये डीजेनरेट इक्वेशन में b को भी 0 ले लेती हूँ तो उस केस में मुझे पता है कि हर वेक्टर इसका सल्यूशन है।
इस वाले का हर वेक्टर इसका सोल्यूशन है। तो फिर हम ये देखेंगे कि जो अब हर वेक्टर इसका सोल्यूशन है, लेकिन हर वेक्टर इन तीनों का सोल्यूशन नहीं है। तो फिर सिर्फ वो वेक्टर्स जो इन तीनों इक्वेशंस के सोल्यूशन होंगे वो इस पूरे सिस्टम का भी सोल्यूशन होगा। मतलब जैसे ये हमें पता था कि ये जो है ये इस इतने सिस्टम के लिए सोल्यूशन है, ठीक है, इतने सिस्टम के लिए ये सोल्यूशन है, और इसका सोल्यूशन ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि इस वाली इक्वेशन के लिए जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे इस इक्वेशन के सोल्यूशंस हैं। तो जो इनका सोल्यूशन है वो ऑटोमेटिकली इसका सोल्यूशन भी है। तो वो क्या होगा, वो पूरे सिस्टम का, ये वाला जो है ये पूरे सिस्टम का सोल्यूशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएं, लीडिंग अननोन इन अ नॉन डिजेनरेट लीनियर इक्वेशन। लीडिंग अननोन क्या होता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि लीडिंग अननोन हम पहली नॉन ज़ीरो एंट्री को कहते हैं। अब इस इक्वेशन में पहली नॉन ज़ीरो एंट्री 5 है, तो ये क्या है, लीडिंग अननोन है। अब इस इक्वेशन में पहली नॉन ज़ीरो एंट्री जो है वो 2 है, तो ये लीडिंग अननोन है। एक इक्वेशन को लिखने का ये वे भी होता है कि ज़ीरो, जिनके ज़ीरो कोफिशिएंट हों उन टर्म्स को आप ओमिट कर दें, ना लिखें। आप यहीं से स्टार्ट करें, 5x3 + 6x4 + 8x6 = 7, 2y - 4 = 5। तो इस केस में पता है, ऑटोमेटिकली पता है कि ये पीछे वाले ज़ीरो हैं, और फिर यहाँ इस तरह की कंडीशंस में जब हम इक्वेशंस को इन फॉर्म्स में लिखते हैं तो लीडिंग एंट्री जो है वो स्टार्ट में आती है। पहली जो एंट्री हम लिखते हैं वो स्टार्ट लीडिंग एंट्री से इक्वेशन हो रही होती है। उसके बाद आ जाएँ इक्विवेलेंट सिस्टम एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ये यहाँ पे लिखने का बेसिकली मकसद सिर्फ ये है कि किसी भी, ये बस ये बताया हुआ है कि इक्विवेलेंट सिस्टम्स, आप किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको गिवन हो, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको कोई भी गिवन हो तो आप उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के हम ऑलरेडी ऑपरेशंस पढ़ चुके हैं कि एक मैट्रिक्स पे दो ऑपरेशंस को लगा के हम कोई भी वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आते जाते हैं। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, इस पर कोई रो ऑपरेशन लगाएंगे, एक और मैट्रिक्स मिलेगा जो इसी के इक्विवेलेंट होगा, फिर एक रो ऑपरेशन और लगाएंगे, फिर आपको फिर एक और मैट्रिक्स मिलेगा जो क्या होगा, इसी के इक्विवेलेंट होगा। फिर इसके बाद आप फिर एक और रो ऑपरेशन लगाते हैं, जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप वहाँ तक लगाते जाते हैं। इन सिंपल यहाँ पे जो है ना, उसने अगेन एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस लगाना सिखाए थे, वो मैं आपको ऑलरेडी लगाना सिखा चुकी हूँ कि रो ऑपरेशंस होते क्या हैं। जो उसने कहा था कि आप रोज़ को इंटरचेंज कर सकते हैं, आप रोज़ को किसी कांस्टेंट से, सपोज 2r1 2r3 इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5r5, मतलब आप रोज़ को किसी भी कांस्टेंट से, स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर आप रोज़ को ऐड कर सकते हैं। ये इस सारे आर्टिकल में उसने ऑपरेशंस लिखाना सिखाए हुए हैं, तो वो मैं आपको ऑपरेशंस लगाना पहले ही सिखा चुकी हूँ। यहाँ आगे आ जाते हैं अब एक एग्ज़ाम्पल पे। उसने क्या किया है, उसने 2 वेरिएबल्स में 2 इक्वेशंस लेके उनका सिस्टम लिया। उसने कहा है स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसने स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस लिया है इन 2 वेरिएबल्स। स्क्वायर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। उसने क्या किया है, जब 2 इक्वेशंस ली हैं, 2 ही वेरिएबल्स लिए हैं, तो स्क्वायर सिस्टम लिया है। स्क्वायर सिस्टम इसको इसलिए कहा गया है कि उसने जब 2 इक्वेशंस ली हैं तो 2 ही वेरिएबल्स भी लिए हैं, तो वह स्क्वायर सिस्टम लीनियर इक्वेशंस लिया है इन 2 वेरिएबल्स। इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि देखिए हम 3 इक्वेशंस और 3 ही वेरिएबल्स भी ले सकते थे तब भी स्क्वायर सिस्टम होता है, लेकिन उसने इन 2 वेरिएबल्स लिया है। अब 2 वेरिएबल्स में सिखाने का मकसद सिंपली पहले ज़रा सिंपल वे से समझाना है कि हमने एक सिस्टम ले लिया। अभी तक तो हमने सिर्फ सोल्यूशंस दिए, उनको चेक करके देखा कि क्या वो सिस्टम के लिए सोल्यूशन है या नहीं है। अब हम सिस्टम का सोल्यूशन निकालना सीख रहे हैं। हमने 2 इक्वेशंस ले ली, हम इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, एक से ज़्यादा जब भी इक्वेशन आ जाए तो ऑटोमेटिकली सिस्टम हो जाता है। हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सोल्यूशन निकालना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेती हूँ। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, मुझे पता है कि अगर मैं इस इक्वेशन को L1 को -3 से मल्टीप्लाई करूँ, मेरे पास इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, -6x, ठीक है। और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास इस प्लेस पे क्या आ जाएगा, 6x। 3 2 ज़ा 6x, तो -6x और 6x को ऐड कर दें तो x कैंसिल हो जाएगा। मैंने यही किया, मैंने फर्स्ट को -3 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया,
पूरी इक्वेशंस को, इसको मैंने -3 से किया था तो ये +9y हो गया, +8 3 ज़ा 24 हो गया। इसको 2 से किया था, 3 2 ज़ा 6, 4 2 ज़ा 8 एंड 5 2 ज़ा 10। इसके बाद मैं इनको ऐड कर देती हूँ, ये कैंसिल हो जाएंगे। 17 पाई इक्वल टू 34 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 2 आ गया। अब y इक्वल्स टू 2 को दोनों में से जिस मर्जी इक्वेशन में रिप्लेस कर दें, x की वैल्यू फाइंड कर लें। मेरे पास x की वैल्यू आ गई x -1 2, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आया -1 2। ये सोल्यूशन आ गया है मेरे पास इस सिस्टम के लिए। अब मैंने क्या देखा है, मेरे पास इस सिस्टम के लिए सिर्फ एक सोल्यूशन आया है, तो इसका मतलब है ये सोल्यूशन क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। गिवन सिस्टम के लिए क्या है, यूनिक सोल्यूशन है। उसके बाद आ जाए, अब मेरे पास क्या है, दो सिस्टम्स हैं, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। मैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को अगेन सॉल्व करती हूँ। अब मैं क्या करती हूँ, मैं पहली वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ। देखिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ आएगा 2x, और इसमें डायरेक्ट ऐड कर दूँ तो 2x - 2x हो जाएगा 0। तो मैं इसको 2l1 कर रही हूँ प्लस l2 कर रही हूँ। तो यहाँ से देखें इक्वेशन, अब यहाँ से इन दोनों को जब मैंने ऐड किया 0 आया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ा 6, मेरे पास ये -6y हुआ। ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करके 8 हुआ, तो -6y + 6y ये भी 0 हुआ। और यहाँ से 8 + 5 13 हुआ, तो ये मेरे पास आया। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है, इसमें मैंने ऐड किया है, मेरे पास ये इक्वेशन आई है। अब ये देखिए मेरे पास डी जनरेट इक्वेशन नहीं है विद b नॉट इक्वल्स टू 0, तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ आप लिखेंगे नो सोल्यूशन। तो हमने दो केसेस डिस्कस कर लिए, एक वो जिसमें यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा था, एक वो जिसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अब नेक्स्ट आ जाएँ, हम यहाँ क्या करते हैं, हम फिर ये इक्वेशंस लेते हैं। हम ये देख रहे हैं, हमने अगेन सेम पैटर्न पे, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ, ये वाले दोनों 0 हो जाएगा। इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 -6y + 6y 0 हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 8 - 8 इक्वल्स टू 0। ये पूरी इक्वेशन में 0 0 हो गया, मतलब डी जनरेट इक्वेशन आई विद b इक्वल्स टू 0। इसके कितने इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो आपके पास क्या केस डिस्कस हुआ जिसमें इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। ये वो केस था जिसमें हमने टू इक्वेशंस ली थी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 2 इक्वेशंस ली थी। अब हम नेक्स्ट एक केस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम क्या कर रहे हैं, थ्री इक्वेशंस ले रहे हैं। अब देखें ये भी हमने एक सिस्टम ले लिया, कंसिस्ट कितने पे हो रहा है, 3 इक्वेशंस हैं, 4 वेरिएबल्स हैं। अब यहाँ से बेसिकली मैट्रिसेस का यूज़ स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली मैट्रिसेस को डिस्कस करने की वजह क्या थी, हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेना है। हमने ऑलरेडी देखा कि हम किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। 1 1 - 2 4, 2 2 - 3 1, 2 2 - 3 1, 3 3 - 4 - 2, 5 3 1। मैंने ये सारे का सारा एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, अगेन जैसे मैंने रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त किया था, मैं क्या करूँगी, मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि मेरे पास पहली एंट्री 1 के इक्वल हो। अगर मेरे पास पहली एंट्री 1 के इक्वल है तो मैं सेकंड पे क्या कोशिश करूँगी कि मेरे पास 1 के नीचे वाली दोनों एंट्रीज 0 हो जाएं। तो इनको 0 में करूँगी मैं। अब इसको 0 करने के लिए अगेन सेम पैटर्न पे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। मैं यहाँ 0 करना चाह रही हूँ तो मैं ऑपरेशन लगाऊंगी। ऑपरेशन क्या होगा, R2 में से 2R1 सब्ट्रैक्ट करूँगी। सिमिलरली R3 में से 3R1 सब्ट्रैक्ट करूँगी। ये दोनों ऑपरेशन लगाऊंगी, हर एंट्री पे ये दोनों ऑपरेशन लगाऊंगी। ये आप लोगों ने निकाल लेना है, मैंने आपको पिछली वीडियो में ये समझाया है। यहाँ पे आपके पास ये सारी की सारी जो है ना, आप खुद से करके देखें, फिर मैच करें कि यही रिजल्ट्स आते हैं या नहीं। ये आने के बाद अब देखिए मेरे पास यहाँ दोनों 0 हो गई, यहाँ भी 0 हो गया। यहाँ ऑलरेडी यहाँ पे अगर मेरे पास 1 ना आता इन ऑपरेशंस के ज़रिए तो मैं यहाँ पहले 1 लाती। अब मेरे पास यहाँ ऑलरेडी 1 आ चुका है, तो मैंने क्या कोशिश करनी है कि इसके नीचे वाली एग्जैक्टली नीचे वाली एंट्री क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब R3 में से मैं 2R2 करके इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो यहाँ 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया, R3 - 2R2 कर दिया। फिर यही ऑपरेशन मैंने इन दोनों एंट्री से भी लगाया। ये पूरी रो क्या हो गई, 0 हो गई। जब ये फॉर्म आ जाए, आप देखें ये आपके पास इस वक्त मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में आ गया हुआ है। जब भी मैट्रिक्स एचलन फॉर्म में आ जाए, फिर आपने इसमें से पिवट वेरिएबल्स चेक करने हैं और फ्री वेरिएबल्स चेक करने हैं।
अब आपके पास पिवट वेरिएबल्स क्या होते हैं और फ्री वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपके पास जो भी पिवट एंट्रीज़ होती हैं, आपको पता है कि जब मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में आ जाए तो उसकी पिवट एंट्रीज़ किसी भी रो की फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री होती हैं। अब इस रो की फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये है, इस रो की फ़र्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री ये है, ये आपके पास क्या है, पिवट एंट्रीज़ हैं। तो जो पिवट एंट्रीज़ के से रिलेटेड कोफिशिएंट्स होते हैं, आपको पता है इस प्लेस पे x1 है, इस प्लेस पे x3 है, तो जो इनसे रिलेटेड इनके साथ के कोफिशिएंट्स वेरिएबल्स होते हैं, यानी कि जिन वेरिएबल्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये वाले कोफिशिएंट्स होते हैं, वो वेरिएबल्स क्या होते हैं, पिवट वेरिएबल्स होते हैं। तो पिवट वेरिएबल्स कौन से हैं, x1 x3, जो बाकी बचे वो कौन से हैं, x2 x4। तो फ्री वेरिएबल्स कौन से होते हैं, x2 x4 होते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपके पास आकर x2 x4। अब आपने क्या लिखना है, x1 और x3 वेरिएबल्स को लिखना है इन टर्म्स ऑफ x2 x4। आप सिंपली क्या करेंगे, आप यहाँ से दोबारा इक्वेशन लिख लें, x1 प्लस x2 माइनस 2x3, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 प्लस 4x4 इक्वल्स टू 5, क्योंकि ये आपको पता है ये कांस्टेंट का कॉलम है। यहाँ से लिखें x3 माइनस 7x4 इक्वल्स टू -7। आपने इस मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए अगेन आपने क्या किया है कि इक्वेशंस लिख ली हैं। अब यहाँ से पहले मैं x3 को इधर ही रहने देती हूँ, इसको उधर ले जाती हूँ, क्या हो जाएगा 7x4 माइनस 7। ठीक है, x3 को आपने लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x4। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से देखें x1 और मैं x1 को रहने देती हूँ, बाकी सारे को उधर ले जाती हूँ। x1 यहाँ जाके 2x3 माइनस x2 माइनस 4x4 प्लस 5। अब इस x1 को मैंने रहने दिया था, बाकी को इधर ले गई थी। x3 की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, मैं x3 की वैल्यू को यहाँ रिप्लेस कर देती हूँ 7x4 माइनस 7। फिर मैं इसको ओपन करती हूँ और सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। तो मैंने x3 और x1 को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ x4 एंड x2। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली x3 और x1 को x4 और x2 की टर्म्स में लिख लिया, यानी कि मैंने पिवट वेरिएबल्स को इन टर्म्स ऑफ फ्री वेरिएबल्स लिख लिया। अब यहाँ से आप x4 की कोई सी वैल्यू पुट करें, 1 2 3 4 वैल्यू पुट करें, x3 की वैल्यू आती जाएगी। सिमिलरली मैं सपोज़ मैं x2 को वैल्यू दे देती हूँ 1 और x4 को वैल्यू दे देती हूँ -1। तो मैंने इन दोनों को वैल्यूज़ देनी है। यहाँ x3 की वैल्यू निकालें, x4 को वैल्यू मैंने -1 दी है, तो x3 की वैल्यू क्या आएगी, -7 -14 आएगी। और यहाँ से x4 को मैंने वैल्यू -1 दी है, तो x1 की वैल्यू क्या आएगी, -10। और x2 को वैल्यू क्या दी है 1, तो -1 -9। तो यहाँ से ये आपके पास क्या आ जाएगा, -20। तो इसका मतलब है आपके पास से एक सॉल्यूशन क्या बना है, -21 -14 एंड -1। तो यानी कि आपके पास इस केस में जब इस तरह से पिवट वेरिएबल्स और फ्री वेरिएबल्स फॉर्म में इक्वेशन आ रहे हों, सॉल्यूशंस आ रहे हों, तो आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। बस क्या होता है कि आप जो फ्री वेरिएबल्स होते हैं, फ्री वेरिएबल्स उनको फ्री नाम देने का मतलब ये है कि आप उनको कोई से एनी टू कॉन्स्टेंट्स दे के उनको आपने, जैसे x2 और x4 आपके पास क्या थे, फ्री वेरिएबल्स थे, आपने x2 और x4 को अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यूज़ असाइन की, उनको यहाँ पे पुट किया, x3 और x1 की वैल्यूज़ निकाल ली और टोटल आपके पास एक वेक्टर बन गया। तो अब सेम पैटर्न पे आप दोबारा x2 x4 को कोई और, सपोज़ अब आप x2 को 2 दे देते हैं, x4 को 4 दे देते हैं, कोई सी दो वैल्यूज़ असाइन करें, अगेन इनको पुट करें, x3 x1 की वैल्यूज़ निकालें, अगेन एक और वेक्टर निकल आएगा जिसमें x2 और x4 की वैल्यूज़ 2 और 4 होंगी। फिर अगेन x2 और x4 को सम अदर वैल्यूज़ असाइन करें। जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ आप असाइन करते जाएंगे उतने ज़्यादा आपके पास सॉल्यूशंस निकलते आएंगे। जैसे ये सॉल्यूशन निकला, फिर ये निकलेगा, अगेन सॉल्यूशंस निकलते आएंगे। तो आपके पास क्या केस था, आपने इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस निकले। अब मैं एक और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ले रही हूँ। मैं इसको सेम पैटर्न पे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेती हूँ। इस 1 के नीचे वाली एंट्रीज़ को ज़ीरो करती हूँ ऑपरेशंस लगा के, फिर इसके नीचे वाली एंट्री, या अब ये वाली फर्स्ट नॉन ज़ीरो एंट्री है, इसके नीचे वाली एंट्रीज़ को ज़ीरो करती हूँ,
ये ज़ीरो हो जाता है। अब अगर आप नोटिस करें तो मेरे पास यहाँ सारे कोफिशिएंट्स के साथ वाले ज़ीरो हैं, जबकि ये नॉन ज़ीरो है, और इस केस में हमारे पास डीजेनरेट इक्वेशन आई है विद बी नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और अगर एक इक्वेशन का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब पूरे सिस्टम का कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो ये केस है जिसमें कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे आ जाती हूँ। मैंने इसको अगेन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, इसके नीचे वाली दोनों एंट्रीज़ को ऑपरेशंस लगा के ज़ीरो किया। अब यहाँ मेरे पास 1 आ चुका हुआ है, 1 की नीचे वाली एंट्री को भी ज़ीरो किया। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं पूरी इस इक्वेशन को और इस रो को R3 को -28 से डिवाइड कर रही हूँ। मुझे यहाँ 1 चाहिए तो मैं इसको -28 से डिवाइड कर रही हूँ। -1/28 R3 कर दिया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 3 आ गया। अब मुझे इस 1 के बिल्कुल ऊपर वाला ज़ीरो चाहिए। मुझे इस 1 के बिल्कुल, क्योंकि ये मेरे पास क्या आ गई है, पिवट। ये अब आप यहाँ पे अगर चेक करें कि ये मैट्रिक्स मेरे पास एचलन फॉर्म में आ चुका हुआ है और इसके पिवट एंट्रीज़ ये हैं। मैं इसको रिड्यूस्ड एचलन में लेके जाना चाह रही हूँ, तो मैं इसकी पिवट एंट्रीज़ के ऊपर वाले को भी ज़ीरो करूँगी। तो पिवट एंट्रीज़ ये वाली हैं। अब इसके नीचे वाले भी ज़ीरो हैं। इस एंट्री के नीचे वाला ज़ीरो है लेकिन ऊपर वाला नहीं है। सिमिलरली इस एंट्री का नीचे वाला भी नहीं ज़ीरो, ऊपर वाला भी नहीं ज़ीरो। तो मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पे इस जगह ज़ीरो लाना चाह रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं R2 में ऐड, इसको 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसमें ऐड कर देती हूँ, मतलब R2 + 3R3 कर देती हूँ। ये ऑपरेशन मैं यहाँ लगाऊँगी, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ ज़ीरो करना है, तो मैं क्या करती हूँ, R1 - R3, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा, यहाँ पे ज़ीरो हो गया। अब यहाँ पे ज़ीरो करना है, तो मैं R1 - 2R2 करती हूँ, यहाँ ज़ीरो हो जाता है। अब यहाँ से देखें, x1 = 2, x2 = -1, x3 = 3, तो आपके पास यहाँ से डायरेक्ट सोल्यूशन निकल आता है।